नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या में 1 जून को राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला सीएम योगी आदित्यनाथ रखने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की तैयारी भी ट्रस्ट की तरफ से पूरी कर ली गई है और आपको बता दें कि इसको लेकर अब इसमें लगने वाले और तराशे गए पत्थरों को सेट कर रखा जा रहा है। इन पत्थरों में कुछ पत्थर नए तराशे हुए हैं, जबकि बाकी 1990 के दौरान से तराशे गए पत्थर हैं, जिनका उपयोग गर्भगृह में निर्माण से किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के मुताबिक ये कार्यक्रम भूमि पूजन की तरह भव्य न होकर मुख्य मंदिर के निर्माण के सामान्य वैदिक पूजन के साथ 15 मिनट में ही संपन्न हो जाएगा। इसमें काशी और अन्य धार्मिक स्थलों के विद्वान वैदिक आचार्य शामिल नहीं होंगे। साथ ही अयोध्या के प्रमुख वैदिक आचार्य ही इस कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से संपन्न करवाएंगे। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि मंदिर ट्रस्ट के दूसरे सदस्य कामेश्वर चौपाल का यह कहना है कि ट्रस्ट की तैयारी दिसंबर 2023 तक मंदिर के ग्राउंड फ्लोर को पूरा करने की है। इस पर पिलर, बीम और छत आदि के लिए पहले से पत्थर तैयार किए गए हैं। जो कम पड़ेंगे उसको पूरा करने के लिए तेजी से पत्थर तराशने का काम भी चल रहा है। लेकिन हर हाल में रामलला को दिसंबर 2023 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसीलिए इसका निर्माण पहले ही पूरा करने का प्लान बनाया गया। और इस बीच साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अशोक बेनीवाल की पत्नी अनुपमा बेनीवाल ने कथित तौर पर अपने रिश्तेदार के घर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने बताया कि एडिशनल सेशन जज अशोक बेनीवाल साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही रहते हैं और जज बेनीवाल ने एक दिन पहले ही अपनी पत्नी के घर से लापता होने को लेकर साकेत पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जानकारी के अनुसार साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अशोक बेनीवाल की पत्नी अनुपमा बेनीवाल ने कथित तौर पर अपने ही रिश्तेदार के घर इस दौरान पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने यह भी बताया कि एडिशनल सेशन जज अशोक बेनीवाल साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जहां जज बेनीवाल ने एक दिन पहले ही अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जज ने कहा कि उनकी पत्नी का मोबाइल भी घर पर है और शिकायत के बाद पुलिस ने अनुपमा बेनीवाल की तलाश शुरू की। इस बीच जज अशोक बेनीवाल को पता चला कि उनकी पत्नी अनुपमा ने मैदानगढ़ी एरिया में अपने एक रिलेटिव के घर पर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जज की पत्नी ने आत्महत्या क्यों की, इस बात का फिलहाल पता नहीं चल सका है। तो वहीं बरेली में 2 दिन के दौरे पर सोनम चिश्ती आई, जिन्होंने गरीब और असहाय लोगों के मकान तोड़े जाने के खिलाफ विरोध किया है। लेकिन बीडीए के अधिकारी नहीं माने, जिसके विरोध में सोनम चिश्ती डीएम गेट पर धरना देती रही और बरेली की गरीब जनता की लड़ाई लड़ रही सोनम चिश्ती ने आवास और शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण को प्रार्थना पत्र सौंपा। इसमें बीडीए पर कार्रवाई करने के साथ साथ गरीब और असहाय लोगों को मुआवजा दिलाने की भी बात कही गई। और आगरा में मशहूर हास्य कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अनपढ़ बता दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा के सत्र के दौरान सदन में डिप्टी सीएम केशव के लिए विवादित बयान दिए जाने को लेकर राजू श्रीवास्तव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये तो सड़क छाप लड़कों का काम है। अखिलेश यादव से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी भाषा ऐसी होगी। हट हुट हुर चुप हट। ये तो कोई सड़क छाप हमारी कानपुर की भाषा में बोलते हैं। ये तो लौंडे लोग बात करते हैं इस तरह से, चौराहों पे बात करते हैं, पान की दुकान पे खड़े रहते हैं, उनका कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो मुंह में गुटखा उटका दबाए हुए इस तरह से ये अनपढ़ लोग करते हैं। तो वो देख के थोड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े सदन में बैठे हुए हैं तो वहाँ लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश यादव की भी छवि धूमिल हुई और हो सकता है ये हार का नतीजा हो, सरकार नहीं बना सके। तो मुझे लगता है सबको हार पचाना आना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें और अपना विपक्ष का फर्ज अच्छे से निभाएं, संयम होके। तो अगर अच्छे काम करेंगे तो उनको भी मौका मिलेगा।
जनता सब देखती रहती है। तो भाई पहले तो वो मुख्यमंत्री थे ही ना, उनको तो मौका मिला ही था। अखिलेश यादव से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी भाषा ऐसी होगी, हट हुट हुर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ज्ञानव्यापी मस्जिद की सुनवाई को लेकर पहले एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां पर अब मस्जिद की जमीन को लेकर घोटाले की बात कही गई। आरोप लगाने वाला शख्स मुस्लिम समाज का ही है और आपको बता दें कि बुनकर मुख्तार अहमद अंसारी जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि बुनकर मुख्तार अंसारी ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी पर कई सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा गया कि 139 साल पहले खसरे के मुताबिक जमीन 31 बिस्वा की थी, मगर मौके पर सिर्फ 10.72 है। बाकी की 20 बिस्वा जमीन आखिर कहां गई? यह आवाम को जानने का हक है। ये जमीन घोटाला आखिर कैसे हुआ? हालांकि मस्जिद कमेटी की तरफ से इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है और कहा गया कि अंसारी 1883 की जिस खसरे की बात कर रहे हैं उसमें बदलाव हुआ। 1937 में कोर्ट के फैसले में जितनी जमीन का जिक्र है उतनी ही मौके पर है और इस पर मुख्तार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर ऐसा है तो वो कागजात क्यों नहीं दिखा देते। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही इस मामले को लेकर अब कोर्ट में एक याचिका दायर करने वाले हैं। और रुक करेंगे लखीमपुर खीरी का, जहां पर खैरचिया गांव में अवैध असले के बल पर भूमाफिया दबंगों ने पट्टेदार गरीब की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दबंग किस तरीके से अवैध असला हवा में लहराकर गरीबों की जमीन पर ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि पूरन सिंह और उसके बेटों की दबंगई से स्थानीय लोगों में काफी भय का माहौल बना हुआ है। और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ता पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप सामने आया है। ये बयान सामने आया है शनिवार को, जहां जानकारी दी गई कि कंसर्न्ड विमेन ऑफ जेएनयू के ने एक बयान दिया है, जहां पर आरोपी ने पीड़िता को उसकी मर्जी के बिना अनुचित रूप से छुआ और उसके साथ उस जबरन हरकतें की गई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीड़िता को उसके सहपाठियों के माध्यम से उसे बदनाम करने और उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने की साजिश के बारे में भी बताया जा रहा है। बयान में इस घटना का और इस घटना के तरीके का जिक्र नहीं है, लेकिन इस बीच आयशा ने कहा है कि शिकायत की गई कि जांच को उस समिति के पास भेजा गया है जो कि यौन उत्पीड़न मामले के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करती है। आरोपी कार्यकर्ता को संगठन की गतिविधियों में भाग न लेने को कहा गया है। और इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। शनिवार की देर रात ही उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें देर रात को 3 बजे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आजम खान को सांस लेने की दिक्कत सामने आ रही थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार की देर रात ही उनकी तबीयत जिस तरीके से खराब हुई, उसके बाद उन्हें दिल्ली लाना पड़ा, जहां पर करीब 3 बजे उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजम खान के बेटे और स्वर सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। बताया ये भी जा रहा है कि आजम खान जेल से आने के बाद कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आजम खान जेल से आने के बाद कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं और भर्ती कराए जाने के बाद अस्पताल में अब आजम खान के कई चेकअप्स किए गए। उन्होंने सीने में तकलीफ के चलते ईसीजी करवाया गया और साथ ही अब आगे की जांच भी की जा रही है और इसी के आधार पर फिलहाल उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। और इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राज्यसभा में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के समीकरण साधने में उस वक्त वो जुट चुके हैं। इसलिए राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, रालोद मुखिया जयंत चौधरी और जावेद अली खान को भेजा जा रहा है। इससे एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इन दिनों सपा से नाराज चल रहे आजम खान को मनाने के लिए उनके वकील उनकी वकालत कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि वकील रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को सपा ने अपना समर्थन से प्रत्याशी बना दिया है। तो वहीं दूसरी ओर है जयंत चौधरी, जिन्हें प्रत्याशी बनाकर गठबंधन धर्म निभाने का संदेश दिया गया।
संभल के जावेद अली खां पर पार्टी के दोबारा भरोसा पार्टी ने जताया है और साथ ही इसके पार्टी में आजम की बढ़ती दूरियों के बीच मुस्लिम मतदाताओं को भी साधने की कोशिश की गई। राजनीतिक जानकारों की माने तो कपिल सिब्बल को समर्थन देने के पीछे अखिलेश यादव के इस फैसले को पार्टी की राज्यसभा में एक बुलंद आवाज के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं पार्टी के अंदर चल रही अंदरूनी राजनीति भी खत्म हो सकेगी। इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य और खुद को यूपी में सक्रिय मौजूदगी की मजबूरी के चलते अखिलेश के लिए दिल्ली की सियासत में अपने लिए किसी ऐसे प्रभावी परोकार की जरूरत थी जिसका न सिर्फ दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठना हो बल्कि सक्रिय और दूसरे राज्यों के प्रमुख दलों के नेताओं से भी संपर्क और संवाद हो। इसी के लिए सिब्बल के उपयुक्त नाम की घोषणा की गई। तो वहीं यूपी के मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी से देखा जाने लगा है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रविवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और पूर्वी यूपी के वाराणसी और गोरखपुर समेत कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सोमवार तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा। तो वहीं मंगलवार से मौसम साफ होने के भी आसार हैं। फिलहाल राज्य के दूसरे हिस्सों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के जिन जिलों में मौसम साफ होने लगा है वहां तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, जो कि फिलहाल 40 डिग्री के नीचे या इससे 1-2 डिग्री ज्यादा है। फिलहाल दूसरी तरफ प्रदेश के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छे से लेकर मध्यम श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में 5 दिन तक चली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक खत्म हो चुकी है और यहां पर WEF की बैठक हुई है, जहां पर कोविड-19 महामारी के चलते लागू किए गए प्रतिबंधों के कारण 2.5 साल बाद ये बैठक आयोजित की गई। सम्मेलन में भारत से 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मंडाविया ने भाग लिया। इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ एक बैठक की, जहां भारत के टीकाकरण अभियान की उन्होंने सराहना की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी बिल गेट्स के साथ बैठक की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर लिखा कि WEF 2022 पर बिल गेट्स के साथ बातचीत करने में खुशी हुई। उन्होंने कोविड-19 प्रबंधन और विशाल टीकाकरण प्रयासों में भारत की सफलता की सराहना की है। तो वहीं बरेली में भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, ताजा मामला सामने आया है भूता पावर हाउस का, जहां गंभीर आरोप लगाए गए और आरोप दरअसल अवैध वसूली का है। जहां पावर हाउस के जेई राजेश कुमार पर यह आरोप लगाया गया और बताया जा रहा है कि जेई राजेश कुमार सरकारी फीस से ज्यादा वसूली करते हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों ने हस्ताक्षर करके एक शिकायत पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया है। और रायबरेली के बछरवा थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव से एक हादसे की खबर सामने आई है, जहां सिंचाई कर रहे पंपिंग सेट में दुपट्टा फंसने की वजह से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। नाबालिग लड़की की मौत से ही परिवारजनों में कोहराम मच गया है। हमारा इंजन पानी लगाए रहन और पानी लगाए के बाद जो है दुपट्टा वही का गट्टे में ऐसे भीगा रहा है, वहाँ दुपट्टा जो है फंस चुका रहा है। पहले बंद कहते हैं मार ली। तो क्या वहीं पे इसकी मौत हो गई या कहीं अस्पताल लेके गए थे? नहीं, वहीं पे। क्या नाम है बिटिया का? कितनी उम्र है? वही 12-13 साल। हमारा इंजन पानी लगाए रहन और पानी लगाए के बाद जो है दुपट्टा वही का गट्टे में ऐसे भीगा रहा है, वहाँ दुपट्टा जो है फंस चुका रहा है। पहले बंद कहते हैं मार ली। तो क्या वहीं पे इसकी मौत हो गई या कहीं अस्पताल लेके गए थे? नहीं, वहीं पे। क्या नाम है बिटिया का? कितनी उम्र है? वही 12-13।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली जिले में अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार जारी है। इससे अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है और इसी कड़ी में थाना हरचंदपुर में प्यारेपुर गांव में नजूल की जमीन पर अवैध रूप से बने मकान को तोड़ने के लिए डीएम के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा। तो वहीं मौके पर बुलडोजर का विरोध भी किया गया और अवैध मकान मालिक ने जमकर बवाल काटा। मौके पर पहुंचे अधिकारी और कर्मचारियों से गाली गलौज भी की गई और अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। तमाशा देखते देखते भीड़ इकट्ठा हो गई और बुलडोजर इस दौरान अपना काम करता रहा। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जिसे आपको रूबरू करा दें कि लखनऊ में ये बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। बड़े पैमाने पर इस दौरान आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं और 7 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं। अशोक कुमार को बुलंदशहर के नए एसएसपी बना दिया गया है, जबकि आलोक प्रियदर्शी रायबरेली के एसपी बने हैं। इसी कड़ी में कमलेश दीक्षित पुलिस अधीक्षक मैनपुरी बनाए गए। और आपको बता दें कि यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है जो एक बार फिर से सामने आया है उत्तर प्रदेश में। बताते चले आपको कि कमलेश दीक्षित को पुलिस अधीक्षक मैनपुरी बनाया गया है। 7 जिलों में पुलिस कप्तान बदल दिए गए हैं, उनके तबादले कर दिए गए हैं। अशोक कुमार को इस बीच बुलंदशहर के नए एसएसपी बना दिया गया है। और इसी के साथ साथ इस कड़ी में अगला नाम सामने आता है आलोक प्रियदर्शी का, जिन्हें रायबरेली का एसपी बनाया गया है। साथ ही साथ कमलेश दीक्षित पुलिस अधीक्षक बनाए गए और मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं कमलेश दीक्षित। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।